हेलो एवरीवन, आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। चलिए बात करते हैं या जान लेते हैं भारत का संविधान आपको क्या स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। लेकिन इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि भारत का संविधान है क्या। तो संविधान भारत का हो या किसी भी देश के संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान आपको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो ये आपको कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है। माने जब भी मैं किसी भी चीज पर फंडामेंटल शब्द का यूज करूंगी ना, तो फंडामेंटल का मतलब है बेसिक। इस यहां पे बेसिक का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल्स है, राइट्स है, या जो भी संविधान प्रोवाइड करता है, ये किसी स्पेशल कैटेगरी ऑफ पीपल या सिर्फ मेरे लिए या तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि ये भारत में सरवाइव करने वाला हर एक नागरिक को प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कोई फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो अपने घर पर सबसे ज्यादा प्यारा बच्चा है, मम्मी पापा का लाडला बच्चा है या लाडली बेटी है, वॉट एवर द सिचुएशन में बी। लेकिन वही बच्चा घर पे चाहे उसका जो भी माहौल हो, जो भी सिचुएशन हो, जैसे ही वो बच्चा किसी स्कूल प्रेमाइसिस में एंटर करता है, वैसे ही उसका जो भी नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्वभाव है, एवरीथिंग हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल। इन द सेम मैनर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी वही कहता है। जब भी आप एक देश में कदम रखते हो तो कदम रखने के साथ ही देश का हर एक चीज संविधान के अनुसार प्रोवाइड किया जाता है, और आपको भी इस संविधान के अनुसार ही चीजों को मानना पड़ेगा। देखिए, एक देश को प्रॉपर मैनेज करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एक देश को प्रॉपरली चलाने के लिए ना, एक सक्सेसफुल या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बहुत जरूरत है। और एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर या गुड कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस देश में एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनाने में आपकी मदद करे। तो एक संविधान का सबसे पहला काम है देश में अथॉरिटी प्रोवाइड करना, या देश में एक प्रॉपर गवर्नमेंट प्रोवाइड करना। अब आपको एक चीज समझना होगा, संविधान द्वारा, देखिए हमारा जो देश है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है रूल बाय द पीपल। अब आपको ये पता ही होगा इस देश में 150 करोड़ से ज्यादा आबादी है, यानी कि इस देश के जो जितने भी लोग हैं वो अब अगर मैं बात करूं कि डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, इसका मतलब यह है कि लोगों द्वारा चलाया जाएगा इस देश को। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि 150 करोड़ लोग ही पहुंच जाए इस देश को चलाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इतने सारे जनताओं में से कुछ लोगों को एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम पेश करते हैं, जो लोग इस देश की जनता के तरफ से इस देश को चलाते हैं, जिनको हम एमएलएज या एमपीज कहते हैं, जो हमारे लीडर्स भी है। तो हमारा जो देश है ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक है। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक का मतलब है ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है इनको हम कैसे चुनते हैं, इनको हम चुनते हैं संविधान द्वारा। तो कल सपोज कीजिए आज मैं एक नॉर्मल टीचर हूं, बच्चों को पढ़ाती हूं। कल मैंने सोचा इस देश के लिए कुछ करना है मुझे, और मैंने कुछ करना है ये सोचा, मैंने समाज के लिए काम करना शुरू किया, और समाज के लोगों को भी लगा कि एज अ लीडर, एज अ रिप्रेजेंटेटिव मैं उनके लिए अच्छा खासा काम कर सकती हूँ। तो आगे चलकर मैंने सोचा भाई कि अगर मुझे ज्यादा अच्छे से लोगों के लिए काम करना है देन आई हैव टू गो फॉर एन इलेक्शन। और लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया, इलेक्शन लड़ी मैं, और मैं कल जाके इलेक्शन जीत भी गई, और मैं बन गई कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, मे बी एक एमपी और एक एमएलए। अब कल मैं एक सिंपल टीचर थी और आज मेरे हाथ में आ गया प्रॉपर पावर। तो ये जो पावर है, कल मैं एक आम आदमी थी और आज मेरे हाथ में आ गया ये प्रॉपर पावर। ये जो प्रॉपर पावर है ये मेरे हाथ में दिया गया है इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और ये जो पावर है ना सर एंड मैम, ये एक ऐसा पावर है जिस पावर से इस देश में हम किसी भी चीज को बदल सकते हैं। अ पावर टू चेंज एनीथिंग इन दिस कंट्री। नाउ इसका मतलब ये है आज जो मुझे पावर मिला है, इस पावर से मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
तो ये जो संविधान आपको इतना सारा पावर देती है टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी और इन ए कंट्री, यही संविधान आपके इस पावर को लिमिट भी करती है, ताकि आप एक लिमिटेशंस के बाहर जाकर किसी भी चीज को ट्रेसपास ना करे। किस चीज को ट्रेसपास ना करे? किसी भी सिटीजन के राइट्स को वायोलेट ना करे, क्योंकि आज आपके पास इतना पावर है कि आप चेंज के साथ साथ किसी भी सिटीजन के राइट्स के साथ भी खेल सकते हो। तो वही संविधान जो आपको पावर प्रोवाइड करती है, ये पावर के साथ साथ आपके इस पावर को लिमिट भी करती है, ताकि आप एक दायरे के बाहर जाकर इस पावर को ट्रेसपास ना करें और किसी भी व्यक्ति के राइट्स को वायोलेट ना करें। तो एक संविधान का सबसे पहला काम है इस देश में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना, और साथ ही साथ एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉपर पावर प्रोवाइड करना किसी भी लोग व्यक्ति को, किसी भी अथॉरिटी को, लेकिन उसी पावर को एक लिमिट से भी बांध देना, ताकि एक व्यक्ति उस लिमिट के बाहर जाकर उस पावर का गलत इस्तेमाल ना करे और किसी भी व्यक्ति के राइट्स को वायोलेट ना करे। देखिए, एक संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट काम है दो चीजें। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने लगोगे ना, आपको ना दो चीजें समझ में आ जाएगी। पहला चीज ये कहता है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में रिलेशनशिप पैदा करता है। जैसे कि आप कह सकते हो एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट की तरफ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट का एक उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ क्या होना चाहिए, कैबिनेट्स के हेड प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, या एक स्टेट गवर्नमेंट का एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। ऐसे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच के रिश्ते को ये बनाते हैं। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ये जरूर लिखा हुआ है कि अगर आप ये पोजीशन होल्ड करते हो तो आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, आपका ये काम होगा, आपको इनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो ये सबसे टॉप लेवल लीडर, लेकिन वो अपने कैबिनेट के एड एंड एडवाइस के बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। तो संविधान सबसे पहले आपको कहता है कि इस देश में डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए या किस तरीके से ये अपने रिश्तों को निभाएंगे। क्लियर है? दूसरा चीज संविधान ये कहता है, इट क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इट्स सिटीजन। देखो, सरकार बनाया क्यों गया है? ताकि इस देश में हम लोगों को मैनेज कर सके, इस देश में हम लोगों को प्रॉपरली चला सके, इस देश को फंक्शनिंग कर सके। नाउ, संविधान का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इस देश के जो सरकार है उनका इस देश के सिटीजन्स के प्रति क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटी होना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, या द सिटीजन्स का भी क्या रिश्ता होना चाहिए सरकार के साथ, ये भी डिटरमाइन करता है कौन? इस देश का संविधान। क्लियर है? अच्छा, एक चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये जो सिटीजन्स राइट्स है ना, ये बेसिकली हमारे देश में आपने फंडामेंटल राइट्स, ये राइट्स, वो राइट्स, बहुत सारे राइट्स के बारे में सुना होगा। अब देखिए, ये जितने भी राइट्स है ना, ये इस देश के संविधान में मौजूद है, लेकिन ये जितने भी राइट्स है, ये इस देश के लोगों को मिलता रहे, ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी है इस देश में जो स्टेट है ना, स्टेट की। अब आप मुझसे पूछोगे मैम ये स्टेट क्या है? तो देखिए, स्टेट जैसे कि आपने सुना होगा, एक हिंदी में एक वर्ड हम यूज करते हैं सरकार। तो ये जो सरकार है ना, यही है आपके स्टेट। कौन है ये स्टेट? anybody who is functioning this country in any way comes under the word state. For example, अब देखो, बहुत सारे लोग सरकार मतलब सिर्फ गवर्नमेंट को समझती है, नहीं, anybody who is functioning, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, फिर आप कह सकते हो जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स है, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज हो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर या उनके अंडर काम करती है।
anybody who is responsible to carry out any kind of function in this country comes under the word state. So now ये जो state है ना, इनका मेन काम है इस देश के लोगों को every rights, every उनका जो भी अधिकार है वो सब प्रोवाइड करे. ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अच्छा, अब आपको एक चीज समझना होगा. हमारे देश में जो संविधान है ना, उस संविधान के एक पर्सन है जिनको हम कहते हैं कस्टोडियन. अब है कौन ये कस्टोडियन? एक कस्टोडियन वही व्यक्ति है जो किसी भी चीज के प्रॉपर रेस्पॉन्सिबल है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं. फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए एक बच्चा कहीं पे रहता है, सपोज कीजिए एक दिल्ली में रहता है एक बच्चा, उसको कॉलेज पढ़ने जाना है या स्कूल पढ़ने जाना है, तो उसके पेरेंट्स उसको लेके गए मे बी मुंबई या चेन्नई लेके गए उसको पढ़ने. तो वहां पे जब जाएगा बच्चा, रहेगा कहाँ पे? हॉस्टल में रहेगा. तो बच्चे को मम्मी पापा ने हॉस्टल में दाखिल देकर वो वापस आ गए. जब उसको हॉस्टल, जब तक वो रहा, तब उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? हॉस्टल के इंचार्ज, वार्डन, कॉलेज इंचार्ज जो भी है उन्हीं की होगी. सो जब तक वो बच्चा हॉस्टल में है या स्कूल में या कॉलेज में है, तब तक उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे उसके कस्टोडियन पर, माने जो लोग उसके जिम्मेदार है, जैसे कि उसके वार्डन या इसके कॉलेज इंचार्ज या स्कूल इंचार्ज. गॉड फॉरबिड, कल अगर ऐसा कुछ हो बच्चे को कि बच्चे को हॉस्पिटल दाखिल देना, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े या किसी भी और कोई भी इमरजेंसी या क्राइसिस सिचुएशन आ जाए, अब हम किसको इंक्लूड करेंगे? अब हम इंक्लूड करेंगे बच्चे के गार्जियन को, माने उसके माता पिता को. सो यहां पे मैं ये कहना चाहती हूं कि आपके देश में जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है ना, तब से कॉन्स्टिट्यूशन के जिम्मेदार है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मतलब इस देश में हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चले, फंक्शनिंग हो, हर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही आपको प्रोवाइड किया जाए. ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है इस देश के प्रेसिडेंट की. अब प्रेसिडेंट तो एक पोजीशन है, एक सिंगल पर्सन है, तो वो अकेले तो पूरा जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे ना. तो प्रेसिडेंट along with his subordinate officers make sure that the constitution is prevailed and function properly. उनके subordinates माने उनके subordinates कौन है? जितने भी executives है. याद है मैंने एक वीडियो में आप लोगों को executives के बारे में समझाया था, जो इस देश के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, उनके नीचे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिनके द्वारा देश को चलाया जा रहा है, वो है इस देश में एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलोंग विद हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स या एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं? आगे चलकर इस देश में एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात का ये मेक श्योर करते हैं, चाहे वो खुद हो या उनके अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, डिफेंस सिस्टम हो, एनीबडी, उनके द्वारा ही वो इस देश में संविधान को हमेशा लागू रखते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे, हम जिनकी भी बात करें, ये सारे एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग है. तो कभी ना कभी तो ऐसी जगह होगी जहां पे ये सभी लोग मौजूद नहीं है. और वैसे भी आपको पता है इस देश में आए दिन संविधान का उल्लंघन होता है, हर एक घंटे में, हर एक मिनट में संविधान का उल्लंघन होता है. तो अगर किसी भी दिन किसी भी कारण से आपके संवैधानिक राइट्स का उल्लंघन हो जाए, तो तब आप किसके पास जाओगे? तब आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा? तब आपको कौन इस प्रॉब्लम से निकालेगा? तो वो होगा आपका गार्जियन, आपका गार्जियन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है सर एंड मैम, वो इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन, यू गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक गार्जियन की तरह आपके संवैधानिक राइट्स का
प्रोटेक्शन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके संविधान का कभी, अगर आपके देश में संविधान लागू है और हर एक चीज संविधान के अनुसार चले, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जिम्मेदारी है इस देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट अब अकेले तो नहीं करेंगे, तो प्रेसिडेंट along with his subordinate officers and offices or people helps the country to function according to the Constitution of India. But ever if your constitutional rights are been violated, अब आप किसके पास जाओगे? That time for your rescue it is the Supreme Court of India who comes and who protects your constitutional rights that are been violated. Alright, clear हुआ यहां तक? ओके तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसके कुछ ना फीचर्स है ना, यहाँ पे मैंने कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं। कुछ फीचर्स मैं खुद भी कह दूंगी आप लोगों को, अगर आप चाहो तो आप इन फीचर्स को नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं पहले फीचर की बात करूं, अच्छा एक चीज और है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से पहले एक और चीज बता देती हूं। इस देश का जो संविधान है ना, इस संविधान को 3 चीजों में बांटा गया, या फिर आप कह सकते हो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड विथ 3 मेजर थिंग्स। क्या क्या है? आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। ठीक है, आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। नाउ आपको एक चीज समझना होगा, इस देश में जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमारे पास 395 आर्टिकल्स था, 22 पार्ट्स था और 8 शेड्यूल्स था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बट आज के डेट में एट प्रेजेंट आपके पास है टोटल 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 25 पार्ट्स। तो हमारा जो देश का जो संविधान है ना, ये कंप्लीटली इन्हीं 3 चीजों के ऊपर बनाया गया है। मतलब आप जितने भी राइट, जितने भी प्रोविजंस देखते हो संविधान के, ये सभी के सभी इन 3 चीजों में बांटा गया है। अच्छा, हमारे देश में अब आपको एक चीज समझना होगा। मैंने आप लोगों को मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के समय में एक चीज समझाया था कि इस देश में जब संविधान लिखा जा रहा था तो बहुत ही एकदम ध्यान से, केयरफुली, बारीकी से लिखा जा रहा था। क्यों? क्योंकि संविधान में आप जब एक चीज लिख लेते हो ना, तो ये बन जाता है एक प्रॉपर लॉ, एक प्रॉपर कानून। इसका मतलब ये है, संविधान में अगर आपको एक फुल स्टॉप से कॉमा भी करना होगा ना, तो आप ऐसे ही बोलकर नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से गुजरना पड़ेगा, तभी आप एक चेंज कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नाउ हमारे देश का जब संविधान बनाया गया था, ठीक है, कब आया था हमारे देश में संविधान? 1950 में, 1949 में बनाया गया था, 26 नवंबर 1949 में बनाया गया था, और देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ये आज से 70-80 साल पुरानी बात है। अब क्या होता है, जैसे ही समय बदलता है, देश बदलता है, सोसाइटी बदलती है, तो साथ ही साथ सोसाइटी की थिंकिंग, थॉट प्रोसेस भी बदलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो देश में या दुनिया में जो चीज आज से 70-80 साल पहले हो रही थी, या जैसे लोगों ने चीजों को एक्सेप्ट किया था, आगे चलकर चीजें बदली है, और कई सारे लोगों की चिंताधाराएं, थॉट प्रोसेसेस भी बदले हैं, लोगों के एक्सेप्टेबिलिटी भी बदली है, लोगों के माइंड ज्यादा प्रोग्रेसिव हुए हैं। तो कहीं ना कहीं संविधान में 70-80 साल पहले जो बनाया गया, ऐसा नहीं है हमारा संविधान प्रोग्रेसिव संविधान नहीं था, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ ही संविधान बनाया गया था, लेकिन फिर भी उस टाइम के लोगों के साथ जो चल रही थी, जो भी चीजें आसपास में हो रहा था, जैसा भी थिंकिंग प्रोसेस था, उस समय से लेकर अभी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें कई सारे बदलाव या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, और
टाइम के साथ साथ समाज में बदलाव तो आया है, लोगों के सोच में तो बदलाव आया है, उसी के साथ संविधान में भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो सिंस द टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट, उस टाइम पीरियड से लेकर आज के डेट तक संविधान पर कई बार चेंज यानी कि अमेंडमेंट किए गए हैं। तो मैं अगर प्रॉपर टोटल नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करूं तो आज तक संविधान में 106 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए हैं, 106 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं। प्लीज इसको लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिल डेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर 106 टाइम्स। क्लियर है, समझ में आया? लेट्स गेट बैक टू द फीचर्स। बात करते हैं अब संविधान के फीचर्स की। देखिए हमारा जो देश का जो संविधान है ना, इसमें कई सारे विशेषताएं हैं, कई सारी चीजें हैं जो इस देश के संविधान को यूनिक बनाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कुछ चीजें जो मेंशन नहीं है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। पहला फीचर कहता है द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत का संविधान अब तक का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी दुनिया में कई देशों के पास संविधान तो है, लेकिन इतना बड़ा लिखा गया संविधान आज तक किसी भी देश में नहीं किया गया। आगे हो सकता है, पर अभी तक भारत का संविधान सबसे बड़ा या लंबा लिखित संविधान है। अच्छा, भारत के संविधान को हमने दो भागों में भाग किया है, रिटन फॉर्म और अनरिटन फॉर्म। बेसिकली रिटन फॉर्म तो आप समझ ही गए होंगे, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी लिख लिया गया है। देखो मैं ये शुरू से आपको ये बात कहती हूं, एक बार जब आप कोई चीज संविधान में लिख लेते हो ना, ये बन जाता है आपका लॉ। माने इस चीज को बदलना अब इतना आसान नहीं है। तो किसी भी रिटन चीज ना आपका बन जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। माने अब ये जो भी लिखित है ना, अब आपको अच्छा लगे ना लगे, आप चाहो ना चाहो, ये सभी के लिए ये सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, राइट्स मौजूद है। तो जितने भी रिटन फॉर्म है ना, रिटन चीजें है ना संविधान में, ये सारे एज अ लॉ एक्ट करता है और हर चीज प्रिसाइज है, डेफिनाइट है। माने आपको क्लियरली बता रहा है संविधान में लिखी हुई चीजें कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। आपको ये चीज नहीं निभाओगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन कर रहे हो आप किसी भी तरीके से। मैं एक आपको एग्जांपल देती हूं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है कि आप किसी भी चीज, आप एक स्टेट के नाते, स्टेट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया स्टेट का मतलब क्या है, जो सरकार है जो इस देश को चला रहे हैं। तो आर्टिकल 15 इस देश के सरकार को कह रहे हैं कि अगर आप एक स्टेट हो, अगर आप किसी भी तरीके से इस देश को चला रहे हो, तो आपको एक चीज समझना होगा कि आप इस देश में कोई भी चीज, जैसे कि आर्टिकल 15 कह रहा है कि इस देश में आप किसी भी व्यक्ति को 5 चीजों के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। क्या क्या है वो 5 चीज? रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ना आप किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, रेस माने वंश, जेंडर या किसी भी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। तो ये चीज क्या है ना सरन मैम, ये लिख लिया गया है। अब आप चाहो ना चाहो आपको इस चीज को मानना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉ, इट इज रिजिड एंड हैज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ क्लैरिटी। माने अब ये सख्त कानून है, इसको आप आसानी से बदल नहीं सकते हो। जब तक ये संविधान में लिखा गया है, ये आपको क्लियरली बता रहा है कि आपको इसे फॉलो करना ही पड़ेगा और आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको
स्पेसिफिकली आपको ये कहता है कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार लिख लिया गया हो, एक बार हमने बता दिया है कि संविधान में ये चीज है, ये आपका बन जाता है एक लॉ, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, और आपको इस लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज जो संविधान में लिखी गई है ये एक प्रिसाइज है, डेफिनाइट है, माने सख्त कानून है, बता दिया गया है, आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। सिस्टमेटिक वाइज से बनाया गया है विद प्रॉपर क्लैरिटी। आप चाहो भी तो ये नहीं बोल सकते हो कि भाई मुझे समझ नहीं आया, समझा के इस तरीके से हर चीज मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस चीज को हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो चीजें लिखी नहीं गई है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें जो लिखी नहीं गई है उसको भी हम कभी कभी मानते हैं, बट नॉट एज अ प्रॉपर लॉ। तो आप मुझे पूछोगे मैम ये क्या चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज लिखी नहीं गई है जिसको हम मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रॉपर एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन लिया गया है, ठीक है, या फिर पकड़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई डिसीजन दिया गया है, कोई लॉ मेंशन्ड है। जैसे कि मैंने आपको कहा ये जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि जुडिशियरी सिस्टम ऑफ योर इंडिया है, ये आपका गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी कभी कुछ ऐसे लॉज भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके कुछ चीजों को ना आप कह सकते हो डिफर करता है, ठीक है। कभी कभी क्योंकि जैसे कि हमारा जो संविधान है ये आज से 70-80 साल पहले बनाया गया है, और अभी आज के डेट का जो समाज है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो चुका है, बदल चुका है। तो कुछ चीज़ें हैं जो संविधान में बहुत साल पहले लिखा गया जो कॉन्ट्रडिक्ट करता है, जिसके कारण समाज में कुछ बैकलैशेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी बड़े कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन ऐसा दे दिया जाता है जिसके तहत ये कोई भी संविधान में मेंशन किया लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, लेकिन आप तब सुप्रीम कोर्ट के चीजों को अमान्य नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि मैं आपको एक चीज कहती हूँ, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर देश में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है ना, तो उस टाइम पे देश का जो पार्लियामेंट या संसद है वो काम नहीं करता है। लेकिन आज से कई साल पहले 1975 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, हमारे देश में आया था इमरजेंसी, हम सबको पता है। तो 1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसका नाम था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नाउ ये जब अमेंडमेंट लाया गया था तब देश में ऑलरेडी उस टाइम पीरियड में इमरजेंसी चल रही थी। अब संविधान कहता है देश में अगर इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है तो ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पे ना कोई भी पार्लियामेंट का काम, कोई भी लॉ पास, ये सब नहीं हो सकता है। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था तब देश में इमरजेंसी चल रही थी और उस लॉ को सभी ने एक्सेप्ट किया। अब कुछ दिन पहले हमारे कुछ महीने पहले की बात है, एक लॉयर ने एक केस फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में जहां पे उन्होंने कहा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा दो वर्ड्स भारत के प्रियम्बल में ऐड किया गया जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अच्छा, इस चीज को मैं बाद में प्रियम्बल के टाइम पे अच्छे से पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए एज एन एग्जांपल। तो उनका ये कहना है कि देखिए ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है ना सर, ये ना भारत में तब ऐड किया गया थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब भारत में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन चल रहा था। तो जैसे कि संविधान कहता है कि इमरजेंसी के टाइम पे आप कोई लॉ पास नहीं कर सकते, कोई संसद का कोई काम नहीं कर सकते हो। इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि सोशलिस्ट और सेक्युलर को भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सोशलिस्ट का मतलब है समाज में हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीटमेंट देना, सेक्युलर का मतलब है इस देश का कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है ऑफिशियली, लेकिन क्योंकि भारत एक डाइवर्स कल्चरल सोसाइटी है तो हम भारत में हर रिलीजन को समानता प्रोवाइड करते हैं।
तो इस चीज को चैलेंज करते हुए जो एडवोकेट है उन्होंने कहा था कि सर देखिए, जब ये दोनों वर्ड्स ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 द्वारा, तब भारत में किसी भी प्रकार का काम होना जरूरी नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी चल रही थी। इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि हम इस चीज को कभी भी खारिज कर सकते हैं। तो तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, माना संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपको एक और चीज समझना होगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इस देश में बहुत सारे चीजों को हमने बदला है, बहुत सारे चीजों को हमने ऐड ऑन किया है, क्योंकि उस समय समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी which was not acceptable by the people। तो आपको क्या लगता है कि भारत कोई सोशलिस्ट कंट्री नहीं है? भारत को हम सेक्युलर कंट्री ना बनाए? क्या आप भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर से इस सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म को हटाना चाहते हो ताकि इस देश के लोगों को हम इक्वालिटी प्रोवाइड ना करें? ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस पिटिशन को खारिज कर दिया। ठीक है, समझ में आया? तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो संविधान में लिखी नहीं गई है, जुडिशियल ने कोई डिसीजन ले लिया, उसको भी हम बदल सकते हैं, उसको भी हम नए तरीके से कोई भी आप कह सकते हो कोई नया फैसला हम सुना सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो आपका फर्स्ट फीचर कहता है कि भारत का संविधान दो चीजों के साथ मिक्स्ड है। एक है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा फीचर क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। दूसरा